हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आरएल सर्किट का है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखते हैं। व्हेन अ सर्टेन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ईएमएफ ई एंड इंडक्टेंस एल एंड अ रेजिस्टेंस आर इज क्लोज्ड। देखो, आपके सर्किट में एक आर है, एक एल है, एक बैटरी है ईएमएफ की और एक स्विच है। आपने स्विच एस को क्लोज कर दिया गया है। ये आर है, ये एल है और इसका ईएमएफ कितना है, ई है। आफ्टर वन पैरामीटर एल और आर इज चेंज, अगर मैं एल और आर में से किसी एक चीज को चेंज करता हूँ, द इंक्रीज इन द करंट फ्लो फॉलोज कर्व टू। भाई पहले जो करंट है वो 1 से जा रही थी, देन अब वो 2 को फॉलो कर रही है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम जब मैंने सर्किट को क्लोज किया है, विच पैरामीटर वाज चेंज, कौन से पैरामीटर को मैंने चेंज किया होगा। देखो, सबसे पहले तो एक खास बात है, इन दोनों के अंदर ही जो पीक करंट है वो मेरे को सेम दे रखी है ना। अब आपको आरएल सर्किट का एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो सर्किट में करंट ग्रो करती है, और जब करंट ग्रो करती है तो करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहाँ पे टाउ जो होता है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है। और किसी भी आरएल सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एल अपॉन आर से दिया जाता है, जहाँ पे एल तो इंडक्टेंस होता है और आर उसका रेजिस्टेंस होता है। अब जरा देखो, अच्छा एक खास बात, ये तो चलो टाउ की बात हो गई, दूसरी बात होती है इस आई नॉट की। ये जो आई नॉट है ये पीक करंट है, और पीक करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब जरा देखो, दोनों ही जो मैंने ग्राफ बनाए हैं, दोनों में ही ग्राफ्स के अंदर जो पीक करंट है वो सेम है। अगर पीक करंट सेम है तो मतलब इस पीक करंट पे मैंने गोला लगा दिया, दिस इज कांस्टेंट। बैटरी का ईएमएफ चेंज हुआ नहीं है। जब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है तो ये तय हो गया कि आर भी कांस्टेंट है। आर जो है वो अनचेंज्ड है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। तो उसका मतलब आर इज इंक्रीज्ड और आर इज डिक्रीज्ड, ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से कट हो जाते हैं। बात बच्ची की भाई यहाँ पे एल का क्या इफेक्ट आएगा। तो जरा देखो, ये जो दोनों ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी भी जब अपन लोग ग्राफ बनाते हैं करंट का और टाइम का आरएल सर्किट के लिए, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ये पीक करंट है। अच्छा, जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, टाइम कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम in which current grows to 63% of its maximum value। जो भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस मैक्सिमम वैल्यू की 63% पहुंचने में जो समय लगता है, उस टाइम को हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, एल अपॉन आर। 63% पहुंचने में जो टाइम लगता है वो आपका टाइम कांस्टेंट है। अब जरा देखो, जो ग्राफ 1 है और जो ग्राफ 2 है, अगर मैं देखता हूँ कि ये पीक करंट है तो उसकी 63% का मतलब लगभग यहाँ पर आएगी करंट। अगर मैं इसको आगे की तरफ से ड्रॉ करता हूँ तो पॉइंट 1 को ये यहाँ पे काटती है और पॉइंट 2 को यहाँ पे काटती है। इसका मतलब ये टाइम कांस्टेंट पहले वाले का और ये टाइम कांस्टेंट दूसरे वाले का। तो मैंने देखा कि दूसरे कर्व के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो बढ़ गया पहले के बजाय। ओके, ये बढ़ गया, ये आगे की तरफ खिसक गया। अच्छा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। तो ये नया एल और ये नया आर, ये नया, ये पुराना एल और ये पुराना आर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि R1 और R2 तो सेम है। क्यों सेम है, इसका कारण मैं आपको दिया था, क्योंकि पीक करंट सेम है। पीक करंट सेम है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो R1 और R2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब L2 इज ग्रेटर देन L1 है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है L अपॉन आर। अगर आपका टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब L बढ़ रहा है। तो ये तय हो गया कि L2 जो है वो L1 से ज़्यादा है। तो अब मैं गया मेरे आंसर को चेक करने के लिए, तो मेरा जो सही आंसर बना वो बना L इज इंक्रीज्ड। L की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। कीप कनेक्टेड विद मी, एंड ईश्वर ने, आपने जो भी सपना देखा है, ईश्वर करे वो सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।